हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो देखने के लिए रेडी हो गए होंगे। आशा करती हूं आपने हर एक वीडियो को, हिंदी की बात कर रही हूं अभी मैं, हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा और समझा होगा। इसीलिए तो जब कभी भी प्रश्न अभ्यास की बात आती है या बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात आती है तो आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जिसमें जिस तरह की प्रतिक्रिया और की मैं आशा करती हूं वो प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हो रही है। तो आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूं और पुनः स्वागत करती हूं। मैंने जैसा कि कहा था कि जिस भी उत्तर को आप बताना चाहते तो मुझसे पहले बताइए उत्तर नंबर 1 का सी या का घ, इस तरह से तो आपके उत्तर मुझे मिले। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया और अपना इंटरेस्ट, अपनी रोचकता बनाए रखिएगा आपके फेवरेट चैनल पर, ताकि हम और आपका साथ हमेशा बना रहे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना, एकदम फ्री मींस 10%, 30% या 90% की हम बात नहीं करते, हम करते हैं 100% की बात, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल एक है। क्या है कि आप सभी अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करके इस राह पर चलें और एक होनहार व्यक्ति बनकर न केवल देश में बल्कि विश्व भर में अपना नाम चमका दें। डियर स्टूडेंट्स, और मैं बता दूं आपको कि ना केवल आपके क्लास या कक्षा के वीडियोस ही आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री दिखाई देते हैं, उपलब्ध हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं, जिसमें बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होंगे। आशा करती हूं आप हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और आगे चलकर उन पर अमल करते हुए अपने आप के लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि पाठ 12 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक कोर्स 1 क्षितिज भाग 1, और आज हम करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक का 13 पाठ है 13वां। नाम पता है क्या है? ग्राम श्री। जी हाँ, ग्राम श्री कविता है। कवि हैं प्रकृति के चहेते कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, जो छायावादी कवियों में भी आधार स्तंभ माने जाते हैं। पता है आपको छायावादी किसे कहते हैं? अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती है, क्या जो छाया में कविता की रचना करते हैं या छाया में बैठकर रचना करते हैं उनको छायावादी कवि कहते हैं? हाँ, अच्छा है, बढ़िया है। सोच आपकी है तो विचार भी आपके होंगे, और विचार होंगे तो वो किस तरह से उनको हम बढ़ाएंगे, पनपेंगे, वो मैं बताती हूँ। छायावाद का अर्थ होता है ऐसी रचना जिसमें मन की भावना और प्रकृति के वातावरण का एक साथ तालमेल स्थापित करके रचना की जाए। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, और 4 छायावादी आधार स्तंभ हैं। कौन कौन बताइए? हाँ, पंत प्रसाद वर्मा निराला। पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद वर्मा। लाली वर्मा तो हो नहीं सकती, वर्मा है महादेवी वर्मा, और नाम है एक और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 कवि हैं जिनको छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। ये पिलर्स हैं, ये स्तंभ हैं जिन्होंने छायावाद की स्थापना की, और आज हर एक हिंदी साहित्य में यदि हम बात करें तो सभी इनके नामों से बखूबी परिचित हैं। इसलिए सुमित्रानंद जी पंत जो हैं उनकी हम जीवन यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की उनकी रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं में क्या है खास जो अन्य कवियों से या अन्य रचनाकारों से उन्हें शीर्ष पर रखता है या अलग रखता है। आइए देखते हैं, और उनके जीवन परिचय को पढ़ने से पहले हम करते हैं नमन हिंदी के साहित्यकारों को, जिन्होंने हिंदी की विशेषता और उसकी महत्वता को न केवल गांव तक सीमित रखा, बल्कि शहर और देश और संपूर्ण विश्व में उसको डंका बजा दिया। आइए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और जानते हैं उनके बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कैसोनी गांव में 20 मई सन 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। बड़ी दर्दनाक या दुखद ये घटना है। आपका पालन पोषण आपकी दादी ने ही किया। आपका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया। ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम था, मैं बता देती हूं एक बार और आपको, ये नाम था गुसाई दत्त। ठीक है, आपको अपना नाम पसंद नहीं था,
सो आपने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। थोड़े बड़े हुए होंगे, रचना के क्षेत्र में आए होंगे, तो रचनाकार के उन्होंने रचना में अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रखा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहां क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आ गए, वह इंटर तक का अध्ययन किया। सन 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय भी किया। कहते हैं ना कि जिसका जहां रुझान होता है वो अपने आप ही उस ओर चला जाता है, या यूं कहे कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो ये भी बिल्कुल अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जिसका रुझान अर्थात जो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो वहां चला ही जाता है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट के विपरीत या हमारे लगन या मेहनत हम जिस कार्य में नहीं दे पाते हैं और लगता है कि अब ये क्या है, हमारा तो वो सही था या हमें वो काम करना चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स बिल्कुल इस बात का आप भी ध्यान रखें कि जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है, हमारा इंटरेस्ट होता है और हमें अपने आप पर भरोसा होता है कि हम उसमें बिल्कुल परचम लहरा ही देंगे, तो उसी रास्ते पर हमें जाना चाहिए। और वही एक ऐसा कार्य होता है जिसमें हम लगन से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और जब हम अपने आप को 100% किसी कार्य के प्रति समर्पित कर देते हैं तो उसका फल तो सकारात्मक मिलता ही है। कि अभी इन्होंने ऐसा ही कि पढ़ाई करने के बाद बीच में उन्होंने लगा कि शायद अब मुझे इस ओर जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी के साथ शामिल हो गए और उसके बाद हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्याय भी किया, अर्थात अध्ययन भी किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था, प्रकृति के चितेरे, फेवरेट कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा भी दी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था, इसलिए इनकी हर एक रचना में प्रकृति ही प्रकृति है। तभी तो छायावाद के ये आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद का अर्थ एक बार और बता दूं, ऐसी रचनाएं जो प्रकृति और मन के भावों को तालमेल अर्थात सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बनाकर जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें छायावादी या छायावाद रचना कहते हैं। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। प्रमुख कृतियां हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवनी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ और सत्यकाम। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब समझते हैं ना, रचनाएं। उसके बाद आप देखिए सम्मान और पुरस्कार। इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, चिदंबरा इनकी प्रमुख कृति है। लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अनवरत मीन्स लगातार हिंदी साहित्य के प्रति अपना समर्पण भाव उन्होंने दिखाया और देखा सभी ने, इसके लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित या अलंकृत किया गया। निधन हुआ सन 28 दिसंबर, दिनांक 28 दिसंबर सन 1977 को आपका निधन हो गया और प्रकृति का चितेरा पुत्र प्रकृति में समा गया। लेकिन आज भी वे हमारे साथ हैं, उनकी रचनाओं से हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। ग्रामश्री कविता में आप देखते हैं कि आखिर ग्रामश्री में क्या है। आपने देखा होगा कि गांव का जो माहौल रहता है, गांव का जो वातावरण रहता है वो बहुत सुंदर रहता है। क्या आप गांव गए हैं? कभी ना कभी हम गांव गए होंगे। जैसे कभी क्लास में स्टूडेंट से पूछा जाता है कि गांव गए हैं, कभी कभी अब आंसर्स आने लगे हैं कि नहीं देखा मैम। उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जहां कोई कनेक्शन ही ना हो वहां हम कैसे जाएं। तो हाँ, लेकिन उत्तर ये जरूर मिलता है हमने खेत देखे हैं, हमने गाड़ी देखी है, हमने बैलगाड़ी देखी है। हाँ हाँ ऐसा होता है। तो कहाँ? टीवी में देखी है। बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी जैसे आप छुट्टियों में कहीं पिकनिक जाते हैं या कहीं आपको टूर पर जाना होता है तो एक बार गांव की यात्रा जरूर कीजिएगा। जब आप गांव की यात्रा करेंगे ना तो आप सारी दुनिया को भूल जाएंगे। इतना सुंदर, इतना मनोहारी दृश्य होता है गांव का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बिल्कुल सूर्योदय का चित्र दिखाई दे रहा है। पानी भरने जा रही हैं, बैलगाड़ी से कोई आ रहा है, यहाँ पर सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सरसों की खेत दिखाई दे रहे हैं जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस कविता में ग्राम श्री कविता, ग्राम का अर्थ पता है ना, 500 ग्राम
200 ग्राम 250 ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राम अर्थात गांव। जी हाँ, गांव की भूमि का, गांव के वातावरण का, गांव के माहौल का चित्रण किया है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में। हर एक बात को बखूबी यहाँ पर पेश किया है, प्रस्तुत किया है। और किस तरह से खेतों में जब फसल लहलहाती है तो किसानों का मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसी महिमा का जो वर्णन है वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेरे साथ चलिएगा आप गांव में। आज करेंगे हम गांव की सैर और मिलेंगे वहां के खेतों से, देखेंगे खेतों के दृश्यों को, वहां के सभी एकदम हरता जनमन। गांव का जो माहौल है वो मन को हर लेता है, हर एक के मन को हर लेता है, मुग्ध कर देता है। उसी गांव की सैर करने जा रहे हैं हम आज। सुनिए ध्यान से कि ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है, कवि को प्रफुल्लित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य हमें गांव में ही देखने को मिलता है। बिल्कुल, नेचर की ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता यदि हमें देखना है तो गांव जाना होगा। हम यदि अपने बचपन की बात आपके साथ साझा करें या शेयर करें तो बिल्कुल, मेरा जन्म एक गांव में ही हुआ था और 5वीं तक की जो क्लास या पढ़ाई है वो गांव में ही की। बहुत सारे अनुभव हैं, बैलगाड़ी में बैठना या कंधे पर बैठकर सैर करना, ये सभी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पुनः अपने बचपन में वापस ले गया। इसी तरह से जब बैलगाड़ी के साथ कोई फसल या गेहूं या कोई भी घास वास ले आते थे तो ऊपर चढ़कर हम भी बैठ जाते थे, बड़ा मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। जब फसल कटती थी तो उस समय कभी कभी जाते थे, कोई यदि ले जाता था तो वहां पर पेड़ पौधे, अमरूद के पेड़, आम के पेड़ लगे रहते थे तो उस पर चढ़कर हम खेलते भी थे, बड़ा आनंद आता था। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो माहौल है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। और या कहें हम ऐसे कि आजकल जो खेत हैं या गांव का माहौल है या गांव का क्षेत्रफल है वो भी सीमित होता जा रहा है। किस तरह से विकास हो रहा है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिससे खेत फैक्ट्रीज की जगह बनते जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो ये हो रहा है बहुत सारा। आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन की अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण अब संसाधन तो सीमित है। प्राकृतिक जो संसाधन है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, वन वृक्ष जो लता है वो सब वही है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि दिन ब दिन होती जा रही है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत नहीं वास्तविकता है कि प्रकृति का जो सानिध्य है या प्रकृति के जो स्रोत हैं उनमें कमी नजर आ रही है। कमी क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अर्थात दोहन करने वाला मनुष्य अधिक हो गया है। तो यहाँ पर हमें गांव की सुंदरता देखने को मिलेगी और इसी कविता में हम जानने वाले हैं कि गांव में कवि ने क्या वर्णन किया है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने मस्तिष्क को एकदम खुला रखिएगा। किसी तरह से ऐसे नहीं बैठना, अच्छा 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 ऐसे नहीं, एकदम खुला छोड़िए, ओपन छोड़िए। देखिए, सुनिए ध्यान से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कहना चाहते हैं कि खेतों का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है फैली खेतों में दूर तलक मीन्स दूर तक। ऐसा लग रहा है जब वो फसल हरी हरी लहरा रही ना तो ऐसा लगता है जैसे मखमल समझते हैं, वेलवेट, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ मखमल सी की हरियाली फैली हुई हो, चांदी लिपटी जिससे रवि की किरणें, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, ओस की बूंदों के पास, ओस की बूंदें जब फसल पर रहती हैं और सूर्य की किरणें जब उस फसल पर या उसकी बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चांदी की उजली कोई परत हो जो कि संपूर्ण वातावरण को एकदम चमक दे रही हो या चमक प्रदान कर रही हो। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का निर्मल नील फलक। आकाश ऐसा लग रहा है जैसे बस उसी को निहार रहा है और चारों तरफ धरती, आकाश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्रकृति में चारों तरफ का जो माहौल है वो अत्यंत लुभावना है, अत्यंत आकर्षक है। इसी का वर्णन किया है कवि ने। देखिए, व्याख्या पढ़ते हैं। फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है।
सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की उजली जाली लपेट दी हो। कवि तिनकों को हरे तन वाला बताया है। ऐसे हरे तिनके में हरियाली इस प्रकार समा गई जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। फसलों की हरीतिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। ऐसा लगता है मानो, देखिए क्षितिज, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है ना क्षितिज। क्षितिज का अर्थ पता है आपको? क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर आकाश और धरती एक होते नजर आए। जब हम दूर पर कहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश और धरती मिल गए हों। उस मिलते हुए स्थान को, जहां पर आसमान और भूमि का मिलन नजर आता है, उसी स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो यहां पर आप देखिए, फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश का कभी ना धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है और मानो धरती और आकाश एक नजर आते हैं। इतना सुंदर है, इतना मनोहारी है गांव का दृश्य। अगला है, रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा मीन्स धरती, धरती का पर्यायवाची वसुधा, भूमि, धरा, ठीक है। आई जो गेहूं, गेहूं में बाली, जो गेहूं जानते ना, गेहूं, हाँ बिल्कुल, जौ और गेहूं की बाली आ गई है खेतों में। अरहर सनही की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर, अरहर समझते हैं क्या? चलो बता देती हूं। यहां पर वसुधा, बाली, अरहर। वसुधा का अर्थ है भूमि या धरती, ओके। बाली अर्थात जो खेतों में, जब देखिए प्रथम स्लाइड में बताऊं आपको एक बार पुनः, ये जब खेतों में लहराती हुई ये बालियां, गेहूं की फसल रहती है ना, उसमें ये बालियां लहराती हैं, तो जो गेहूं का फल होता है उसको बालियां कहते हैं, ठीक है। यहां पर कवि यही कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो बाली है खेतों में, जब गेहूं की और जौ की बालियां लहलहाती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। अरहर का अर्थ है तुअर, तुअर दाल खाते होंगे आप, तुअर दाल, ओके। बाली अर्थात गेहूं का फल या गेहूं, ठीक है। किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों, पीली पीली सरसों तो आप समझते ही है, पीली पीली सरसों, लो लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। चारों तरफ प्रकृति का जो मनोहारी रूप है, फसल के माध्यम से प्रकृति मानो सज गई है, सुंदर लग रही है, और उसका ये मनोहारी रूप कवि ने बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। और एक एक कविता की जो पंक्ति है उससे कवि के मनोभावों को हमें समझने में आसानी हो रही है कि वे हमसे क्या कहना चाहते हैं। खेतों का माहौल, गांव का जो वातावरण है, उसकी सुंदरता, वहां के सुहावने और स्वच्छ वातावरण की हमारे समक्ष उन्होंने व्याख्या की है। और कविता के माध्यम से हम सबको यही बताना चाहते हैं कि गांव का वातावरण सबसे निराला, सबसे अनोखा होता है। गेहूं और जौ में जब नव विकसित बालियां आती हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने हैं। जो अरहर की फसल है या सनई, सन भी रहता है, उसकी भी फली है, और जब वो पक जाती हैं तो यदि आप उस फली को हाथ में रखोगे, यूं करोगे ना, तो छन छन की आवाज आएगी। पक जाती है ना अंदर से बीज। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा से हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने हैं, फूली सरसों का पीला रंग और उसके फूलों से हवा में बिखरती तेलीय सुगंध है। हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले फूल सिर पर सजाए तो तीसी के छोटे हैं। इन सब का एकत्रित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई है। ऐसा लगता है मानो धरती पूर्ण रूप से सज गई है, प्रफुल्लित है और अपने आप को निहार रही है। पुलक और प्रसन्नता से भर सी गई है संपूर्ण धरती। अगला है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर
क्या बात है, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस कविता के माध्यम से गांव के सौंदर्य का वर्णन किया है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर का खेत, मटर तो खाया होगा ना सब्जी में, जहां भी आप खाते हैं कितना मजा आता है मटर के दाने। और ऐसा होता ही नहीं है कि मटर छीलते वक्त एक ना एक दाना खाया ना जाए। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति सबसे ईमानदार होगा या सबसे बिल्कुल ऐसा होगा जो मटर छीलते टाइम एक भी दाना ना खाए। और ये कभी होता ही नहीं है कि मटर हम छील रहे हैं और एक दाना भी मुंह में ना जाए। तो मटर अपने आप हमारे उसकी ओर हमें आकर्षित करता है। तो यहाँ पर कवि ने हंस रही सखियां मटर खड़ी, जब मटर का खेत रहता है और उसमें फलियां लगी रहती है तो मानो ऐसा लगता है कि वो आपस में खिलखिलाकर हंस रही हैं, सखियां हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती हैं रंग रंग की तितली। अब फूल हैं, फसल है तो तितलियां तो आएंगी, गुनगुन करता हुआ भौरा भी आएगा। तो रंग बिरंगी तितलियां जब फूलों पर आती हैं तो बहुत ही सुंदर जो मनोहारी दृश्य है उसका वर्णन कवि ने किया है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। फूले फिरते हो फूल, फूल स्वयं ऐसा लग रहा है जैसे फूल कर फिर रहे हों। फूल जाना अर्थात प्रसन्नता के साथ अपने आप को यहां वहां ले जाना। तो फूलों को यहां पर कितने अच्छे से कहा है कि फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। जब तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं और उनके जो परागकण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फूल स्वयं उड़ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। आइए पढ़ते हैं व्याख्या, सुनिएगा ध्यान से। मटर के फूल और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फसल राशि की सखियां हों। फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही हैं। बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां मखमल की मुलायम थैलियों सी मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब तक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने वृत्तों से उड़कर दूसरे वृत्त अर्थात फूलों पर जाकर बैठ रहा हो और अपने आप में प्रफुल्लित होकर अपने आप को दिखाना चाहता है कि क्या तो सुंदर नजारा है। अगला काव्यांश। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। ओहो, क्या क्या मतलब मुंह में पानी आने वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आम का वृक्ष देखा होगा आप सभी ने कि जब आम में बौर आ जाते हैं तो वो चारों तरफ का जो माहौल रहता है वसंत ऋतु में, जब पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है और हर तरफ फूलों की सुगंध से मानो वातावरण महक उठता है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, रजत अर्थात चांदी की तरह, ठीक है। जब आम के वृक्षों में मंजरी आ जाती है या फूल आ जाता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ छटा बिखेर रही हो प्रकृति। सुंदरता का अनुपम सौंदर्य और सुंदरता का अनुपम उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। वसंत ऋतु में जब आगमन होता है हर वृक्ष पर फूल नजर आते हैं, नए नए पत्ते नजर आते हैं, आम में मंजरियां आ जाती हैं, मंजरी अर्थात जो आम के फूल रहते हैं, ठीक है, बौर भी कहते हैं उनको। और इस मौसम में अपने आप कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती है जो माहौल को और भी मादकता प्रदान करती है और भी मनोहारी बना देती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, अब फल फूल चारों तरफ दिखाई देते हैं। गांव का जो वातावरण है यदि वहां चले जाएं तो लगता है कि बस सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अर्थात यही है धरती का स्वर्ग, यही है सच्चा माहौल जहां हमें नित्य नमित रूप से जीवन बिताना है। अब लिखा है महके कटहल मुकुलित जामुन, पेड़ों पर जामुन आ गए हैं, कटहल आ गए हैं, जंगल में झरवेरी झूली, बेर के पेड़ आ गए, मतलब बेर आ गए हैं पेड़ों पर, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, हर तरफ फल फूल सब्जियां, चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का सर्वस्व जो है वो यही है, गांव में ही है,
सुगंधित पुष्टि वर्धनम टाइप, कि हाँ बिल्कुल फल भी हैं, फूल भी हैं, सुगंध भी है, वातावरण भी स्वच्छ है, हवा भी शुद्ध है। ऐसा लग रहा है मानो बस अब तो मन हर लिया है और हमें कहीं नहीं जाना, यही सब कुछ है। जाइएगा अवश्य। कभी जब आप गांव का माहौल देख लेंगे ना, तो आप स्वयं बार बार कहेंगे कि छुट्टियों में तो अब यहीं जाएंगे। और ख़ास तौर से यदि आप फेब और मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में जाएंगे तो और अच्छे से आपको इसी तरह का माहौल दिखाई देगा। गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी, जो अब बौरों से लद सी गई हैं, उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। वासंती मौसम, जब वसंत ऋतु का मौसम आता है, ठीक है, आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किसलियों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। आम्रवन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल कूहू कूहू कर रही है, कोयल कूक रही है और मत वाली सी हो गई है। वो हर समय बस कूहू कूहू ही करती रहती है, क्योंकि वो माहौल, वो वातावरण अति सुंदर हो गया है। कटहल फल आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुकुलित होने लगे हैं। जैसे बगीचे में इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फल लटक रहे हैं। आड़ू, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं। फल, फूल, नए पत्ते, सब्जियां, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। और शुद्ध, एकदम पवित्र जो माहौल है, जो देख सकते हैं कि व्यक्तियों का, वहाँ का जो मन रहता है ना, गांव के लोगों का, वो एकदम निस्वार्थ रहता है। जब कभी हम वहाँ जाते हैं तो जो उनके द्वारा स्वागत या आंखों से नजर आता है कि उनकी आंखों में कितना स्नेह है, कितनी पवित्रता है, कितनी निश्चलता की भावना है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद है ना, अमरूद के पेड़ में जब अमरूद लगते हैं छोटे छोटे, और जब जैसे ही वो अपने पकने पर आते हैं तो जो चित्तियां पड़ जाती हैं, अर्थात जब ऐसा लगता है कि हाँ, ये देखते ही लग रहा है सॉरी, कि ये अमरूद पकने वाला है, तो उसको खाने में मतलब ज़्यादा पका हुआ भी ना हो और ज़्यादा कच्चा भी ना हो, उस अमरूद को खाने का तो आनंद ही अलग है। ऐसा लग रहा है बस अभी आ जाए और खा लें। पक गए सुनहरे मधुर बेर, बेर भी आ गए हैं। आंवले से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेमी फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। हर एक सब्जी, हर एक फल, हर एक फूल का यहाँ पर जिक्र किया है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ताकि हम गांव की प्रत्येक जो स्थिति है उससे अवगत हो सकें। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जैसे ही अमरूद के पेड़ आने लगे हैं और उनमें ऐसा लग रहा है मानो कि बस अब तो वो अपने संपूर्ण यौवन पर हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से आम के, अमरूद के पेड़ों में फल लग गए हैं, और वो फल इतने सुंदर हैं कि बस लग रहा है कि अब तो इनको झट से पकड़ें और झट से इनको खा लिया जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो अति सुंदर है, सुनहरा है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने वर्णन किया है गांव का, कि किस तरह से जब गांव में फसल और पेड़ पौधे जब आते हैं अपने यौवन पर, तो उसका सौंदर्य और भी सुनहरा लगता है। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया। पालक, धनिया, टमाटर, गोभी, बैंगन लग रहा है जैसे हम सब्जी बेच रहे हो। हाँ, यही समझ लीजिए कि गांव में जब हम जाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि अब ये भी खाना है, वो भी खाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। आज भी जब हम गांव जाते हैं तो हम अपने जो भी है भैया से और भाभी से या बच्चों से कहते हैं हमें वहाँ जाना है, हमें खेत देखना है, हमें तालाब भी देखना है, हमें वहाँ का वो नज़ारा देखना है। तो जितने दिन भी रहो, 3, 4, 5 या 8 दिन, हर दिन कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई कब शाम हो गई। और इतना सुंदर, इतना सुकून, विदाउट एनी टेंशन, कोई भागम भाग नहीं, एकदम सुकून से गांव का वातावरण है वो हमें अपनी ओर खींचता है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जब पेड़ में टमाटर लाल लाल लगे हुए और उनको तोड़कर खाओ तो मजा ही कुछ और है। यहाँ पर यही वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं व्याख्या।
पीले अमरूद अब लाल पत्तियां वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए। बेर पक गए हैं और अमली पर डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक रहे हैं। कहीं खेतों में पालक लहरा रही है, तो कहीं धनिया की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही हैं, तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर अब हरे से लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि की कल्पना उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत हो रही है कि जब मिर्च लगते हैं गुच्छे के गुच्छे, एक ही गुच्छे में, गुच्छे समझते हैं ना, चाबी का गुच्छा, जैसे एक गुच्छे में बहुत सारी चाबियां, तो उसी तरह से जब मिर्च फटती है तो सिर्फ एक एक मिर्च नहीं, जब मिर्च आती है तो बहुत सारे एक ही गुच्छे में आ जाते हैं। और उस मिर्च का स्वाद, हर एक जो खेत से खाई हुई शुद्ध सब्जियां हैं उनको खाने का आनंद ही कुछ अलग है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर वातावरण। अगला है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। अब यहां लिखा है बालू के सांपों से अंकित, सांप कहां से आ गए? देखिए, गंगा नदी का जो किनारा है, रेत रहती है किनारों पर, और आपने देखा होगा कि रेत को दूर से जब हम देखते तो इस तरह से दिखाई देती है ना, और इस तरह से और क्या दिखाई देता है? सांप। ऐसा ही नजर आता है लहराता हुआ। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, अर्थात ऐसा लगता है गंगा का तट जैसे बहुत सारे, मतलब बालू अर्थात रेत कि सांप लौटते पीटते नजर आ रहा है, एकदम ऐसा है ना। सुंदर लगती सरपत शाही तट पर तरबूजों की खेती। तरबूज कहाँ होते हैं आपको पता है? अक्सर जो नदियों के किनारे रेत में ही तरबूज होते हैं। फिर अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। जो माहौल है वो अति लुभावना है, वातावरण है बहुत शुद्ध है, फल फूल, पहले किया उन्होंने फसल का वर्णन, उसके बाद वृक्षों पर फूल आ गए, फिर सब्जियां पक गई, फल फूल खा रहे हैं हम। अब हम चले गंगा की रेती पर और वहां देखा कि तरबूज भी आ गए हैं। गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, वह बालू के सांपों से अंकित है। उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर लगते हैं। जल में अपने एक फेर को उठा उठाकर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हो। उन्हें भी स्मार्ट दिखना है ऐसा लगता है। गंगा के उस प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरौठी, एक विशेष प्रकार की चिड़िया का नाम है, ऊँगती हुई से दिखाई पड़ रही कि बस अब तो यही है, सब कुछ यहीं रहना है, यहीं अपना जीवन व्यतीत करना है। नेक्स्ट है, हसमुख हरियाली हिम आतप। सुख से अलसाए से सोए, सुखी भी है, अलसाए से भी है, सो भी रहे, जाग भी रहे। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कितना सुंदर वर्णन किया है। हसमुख हरियाली हिम आतप, जो हरियाली है वो हसमुख है। कहते हैं ना कि जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है वो अपनी ओर सबको आकर्षित कर ही लेता है, और अपने अनायास ही, अपने आप ही, स्वतः ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, ना कि मुरझाया हुआ। इसलिए कहते हैं कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है। जैसे खिलता हुआ फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो वातावरण है, प्रकृति का माहौल है, ऐसा लग रहा है बस हंसमुख है, बहुत सुंदर है। तभी तो हर एक जन, हर एक व्यक्ति उस ओर आकर्षित हुआ जा रहा है, अट्रैक्ट होता जा रहा है। कवि कहते हैं कि रात की भीगी अंधियारी में सुखालस्य, सुख के कारण उत्पन्न होने वाला आलस, ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करना आलस आ रहा है, सुख में आलस बताया है कि बस सब कुछ है यहाँ पर, से युक्त हसमुख हरितिमा को धारण करने वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही हैं, और पन्ने जैसी हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती का गांव पन्ना, हीरा पन्ना, ठीक है, मरकत के डिब्बे जैसा है। मरकत के डिब्बे जैसा, इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन है। हीरा, मोती, पन्ना, नीलम सबसे गांव की तुलना की है, या हीरा, पन्ना, मोती, इन सब की उपमा दी है गांव की सुंदरता को बताने के लिए, ठीक है।
अनूप में शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध छटा इस वासंती मौसम में अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेने वाला है। इतना सुंदर सौंदर्य है, इतना सुंदर वातावरण है कि हर एक मन को हर रहा है। हर एक के मन को हरता जनमन मन को हर रहा है या मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये आपने सुना सुमित्रानंद पंत जी की कविता में, और मुझे आशा है कि आपने बड़े अच्छे से सुना है और समझा है, और एक बार आप गांव की सैर अवश्य करेंगे। और जब आप एक बार सैर करेंगे तो आपको बार बार जाने की इच्छा होगी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप गांव गए हैं। यदि गांव गए हैं तो वहां पर कौन कौन से नज़ारे देखे। यदि गांव नहीं गए हैं तो कब गांव जाने का प्लान कर रहे हैं आप। जब आप गांव जाने का प्लान करेंगे तो वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि हाँ, हमारा जो इंटरेक्शन है वो लगे कि टू वे लर्निंग है। आशा करती हूँ सभी ने ध्यान से सुना है, समझा है। इसी तरह से हर एक वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के साथ साथ हम अपने भारत भूमि से भी रूबरू हो सके, परिचित हो सके। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराता रहेगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, अर्थात किसी भी चार्ज की हम बात नहीं करते हैं कि इतना सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। हमेशा हमेशा के लिए आपको हर एक वीडियो फ्री उपलब्ध कराएंगे, ना केवल विषय के बल्कि हर एक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके वीडियोस भी। मैं बता दूं आपको कि 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन तो फ्री है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी आप अपनी कक्षा की वीडियो देख सकते हैं, विषय के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी। अब हिंदी तो हिंदी में रहेगी, चाहे आप जिस भी मीडियम में देखें। तो हमेशा अपने मन को एकाग्रचित कर देखिएगा वीडियो, और जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं या कुछ अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके। मैं आपको बता दूं कि वीडियो पर आप किस तरह से जाएंगे। वैसे तो आप बड़े स्मार्ट हैं, आपको सब पता है कि तो जिस भी वीडियो पर आपको क्लिक करना है, जैसे हिंदी क्लास 9th हिंदी लाली वर्मा आपने क्लिक किया, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर हर एक पार्ट का विस्तृत जानकारी दी गई है कि आपको क्या देखना है। वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर सेट करके रखा है, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। जो भी देखना है, जैसे एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है या पाठ का क्रमानुसार सार है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, पाठ का सारांश, सब कुछ जो आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। वीडियो आपके सामने आएगा, और वीडियो आपके सामने तो आएगा, इतना भी मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। अरे भाई, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस हैं उनका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी तरह आपके और भी फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, वो भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या देखेंगे बताएं आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम श्री कविता के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।